तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार 2 जुलाई 2025 से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ये 8 दिवसीय यात्रा घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया को कवर करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों का समूह में भारत के एजेंडे को मजबूत करना और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना है। पीएम मोदी की पहली यात्रा घाना होगी, जहां वे इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और आपसी सहयोग व विकास पर चर्चा करेंगे। वे ब्राजील में होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भी भाग लेंगे। ये उनकी ब्राजील की चौथी यात्रा होगी। त्रिनिदाद और टोबैगो में वे भारतीय आप्रवासियों के आगमन के 180 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया होगा, जहां वे नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भारत की दोस्ती को गहरा करेगी और अटलांटिक के दोनों किनारों पर साझेदारी को मजबूत करेगी। भगवान भोलेनाथ के भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। अमरनाथ यात्रा 2025 की औपचारिक शुरुआत आज 2 जुलाई बुधवार को हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर स्थित श्री अमरनाथ यात्री निवास बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना किया। यह जत्था आज ही पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेगा। 146 वाहनों में यात्रियों का यह पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ है। इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक यानी 38 दिनों तक चलने वाली है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जैमर्स, क्विक रिस्पांस टीम, सीसीटीवी कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन की व्यवस्था शामिल है। यात्रा के दोनों ही रूट पर नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है और सीआरपीएफ के कमांडोज, जिनमें महिला कमांडोज भी शामिल हैं, मोर्चे पर तैनात हैं। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और वे इसे आतंक को करारा जवाब मान रहे हैं। 14वें दलाई लामा, जो अब 90 साल के होने जा रहे हैं, अपने उत्तराधिकारी पर फैसला ले सकते हैं। दलाई लामा ने खुद कहा है कि वे अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी की पहचान करवाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में कोई भ्रम न रहे और तिब्बती लोगों को दिशा मिल सके। तिब्बती बौद्ध धर्म में उत्तराधिकारी का चयन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें स्वप्नों, धार्मिक संकेतों और प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर उस बच्चे की तलाश की जाती है जिसमें पूर्व दलाई लामा की आत्मा आई हो। चीन इस चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहता है, जिसका तिब्बती समुदाय विरोध कर रहा है। दलाई लामा ने स्पष्ट किया है कि उनका पुनर्जन्म चीन में नहीं बल्कि किसी अन्य देश में होगा और चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व धार्मिक उत्तराधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अमेरिका ने भी चीन को स्पष्ट किया है कि वो दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीनी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश से जबरदस्त तबाही मची है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य में 16 जगहों पर बादल फटने, 3 जगहों पर अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन होने की खबरें हैं। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पिछले 32 घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 16 लोगों को बचाया गया है। मंडी जिले के सैंड होल में सबसे ज्यादा 223.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। पिछले 11 दिनों में भारी बारिश की वजह से राज्य को कुल 356.66 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज के करछना के इसौटा गांव में 29 जून 2025 को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 75 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगभग 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 54 लोगों को नामजद किया गया है और 550 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस हिंसा में भीम आर्मी के
करछना तहसील अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। दरअसल अनुसूचित जाति से जुड़े देवी शंकर नाम के शख्स की हत्या के मामले में भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद मृतक के परिजनों से भेंट करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सर्किट हाउस में रोक लिया। इसके विरोध में समर्थकों ने हनुमानपुर मोरी पर करछना कोहलार मार्ग पर जमा होकर पुलिस और सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया। कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई और कई पुलिसकर्मी व पत्रकार घायल हुए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारियां की हैं। उत्तराखंड के टिहरी से नरेंद्र नगर आ रहा एक ट्रक रास्ते में पलट गया है, जिसमें 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। यह घटना कावड़ यात्रियों के ट्रक से जुड़ी है, जो बुलंदशहर से गंगोत्री जा रहा था। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी तक विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बचाव कार्य जारी है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए रेप कांड को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और विपक्ष ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मामले में एसआईटी विशेष जांच दल की जांच जारी है। जांच टीम ने आरोपियों के कपड़े और मोबाइल फोन जब्त किए हैं और डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी में है। क्राइम सीन से सैंपल जुटाए गए हैं, जिनके आधार पर डीएनए टेस्ट किया जाएगा। इस घटना के विरोध में बीजेपी ने मशाल जुलूस भी निकाला है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों ने भी मामले को और गर्मा दिया है। हालांकि पार्टी ने ऐसे बयानों से खुद को अलग कर लिया है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इस मामले में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है कि जमानत के पीछे क्या कारण रहे। ये घटना संसद की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है और इसकी जांच जारी है। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अभी भी 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिससे मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। बचाव और राहत कार्य जारी है और मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। इस धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा है कि विश्व को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखानी चाहिए। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये बयान वैश्विक मंच पर आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।